तो थोड़ा सा उसका कैटेगरी होता है, तो उसके ऊपर में हम बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम गोपाल चौधरी है, मैं मधुबनी बिहार का रहने वाला हूँ। इस बिजनेस में तकरीबन 18 वर्ष हुए हैं। मैं इतना सोच करके नहीं आया था ये बिजनेस है। मैं किसी के कहने से, उनके आग्रह और उनके दबाव के कारण से इस बिजनेस में मैं आ गया था। लेकिन इस बिजनेस में इतना कुछ मिलता है वो मुझे मालूम नहीं था। इतना चीज के लिए मैं आया नहीं था। लेकिन ये 2004 की बात है। लेकिन 2004 ईस्वी में कुछ और बात था, लेकिन आज के समय में कुछ और बात है। तो ये जो बातें हैं इस बिजनेस में, जब हम सफलता की बात करते हैं, हम अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति असफल होना नहीं चाहते हैं। हर व्यक्ति सफलता चाहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को सफलता मिलती नहीं। और ये क्यों नहीं मिलती है, इस पे थोड़ा सा हम बात करेंगे। पहली बात करेंगे कि शिवखेरा जी अपनी किताब में लिखते हैं कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि हर काम को अलग ढंग से करते हैं। आज आरसीएम सिस्टम के अंदर में आज लाखों लोग इस बिजनेस के अंदर में हैं, काम कर रहे हैं, और हजारों लोग इस बिजनेस के अंदर में आज सफलता के मुकाम पर हैं। लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, और उनको देखने से ये तो प्रतीत होता है कि सिस्टम के अंदर में कामयाबी है, सिस्टम में हम भी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन है क्या? तो काम करने का अपना ढंग है, काम करने का अपना तरीका है। शिव खेरा जी एक बात लिखते हैं कि रेस का जो घोड़ा होता है, जीतने वाले और हारने वाले में सिर्फ 2 कदम का फासला होता है। इस बिजनेस में हम बहुत कुछ करते हैं, जिसमें बहुत कुछ हमारा सामान होता है। जीतने वाले से कुछ चीज को हमें समझना होता है। वो जो 2 कदम जो फासला है ना, उस चीज को हमें समझने की जरूरत। और उसके ऊपर में हम आपसे कुछ बात करेंगे। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं आपको कोई नई बात नहीं सिखाऊंगा। मैं आपके सामने में कुछ नई बातें नहीं रखूंगा। बस सिर्फ इतना समझना है कि मैं कुछ बातों को आपको फिर से एक बार याद दिलाऊंगा। ये बिजनेस में आज तक मुझे कोई समस्या नहीं आया, मतलब समस्या नहीं लगा। क्योंकि मेरा मानना है कि जिंदगी के अंदर में जो भी समस्या है, उस समस्या का निदान है आरसीएम। आरसीएम में आप समस्या का ये निदान है, आप इस बिजनेस में। लेकिन कुछ लोग हैं कि इस बिजनेस में भी समस्या ढूंढ लेते हैं। तो हम आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहूंगा, लेकिन वो बात आपको शुरुआत करने से पहले एक बात मैं आपको कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा। एक महात्मा जी थे, और उनके यहाँ कुछ शिष्य थे। कुटिया में रहते थे, पढ़ाई लिखाई चलता था, जीवन यापन चलता था। उस महात्मा के कुटिया में एक छोटा सा पत्थर था, जो हमेशा इधर से उधर होता रहता। जब लोग पूछते थे महात्मा जी से, इसको फेंक दूं, बोलते थे कि नहीं, रहने दो। वो हमेशा पत्थर इधर से उधर होता रहता। एक दिन एक शिष्य ने महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी, जीवन का मोल क्या है? महात्मा जी ने कहा, ठीक है, इसका जवाब मैं तुम्हें बताऊंगा,
लेकिन एक काम करो, ये जो पत्थर जो अपने कुटिया के अंदर है, इस पत्थर को बाजार ले जाओ और बाजार में जाकर के इसका भाव पता करना है, इसका कीमत पता करना है, इसे बेचना नहीं। दो शिष्य जाते हैं, उस पत्थर को लेकर के बाजार जाते हैं। अब उसे समझ में नहीं आता था आया कि जो पत्थर हमारे कुटिया में इधर से उधर होता है, उस पत्थर का कीमत भला कौन क्या दे सकता है। लेकिन गुरु जी का आदेश था, तो उस आदेश को पालन करने के हिसाब से, लिहाज से, वो एक सब्जी वाले के पास जाता है। सब्जी वाले उस पत्थर को जब हाथ में लेता है, उससे काफी ठंडा महसूस होता है, शीतलता उसे महसूस होता है। वो पत्थर बड़ा चमकीला था, कई रंग बिरंग के उसके अंदर में रंग थे। उस सब्जी वाले को वो पत्थर देखने में बड़ा अच्छा लगा, स्पर्श करने में बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा कि ये पत्थर दे दो मुझे, और इसके बदले में जो सब्जी लेना है ले लो। जो शिष्य गए थे, उसके अंदर में जो एक हिचकिचाहट थी, उसे उनके कहने से जितना मन होता है उतना सब्जी ले लो, उसका हौसला बढ़ता है। बोला कि गुरु जी का आदेश है, बेचना नहीं, कीमत पता करना। वहां से जाता है एक किराना के दुकान में, और जैसे किराना के दुकानदार को देता है, पत्थर को हाथ में लेता है, देखता है, उसे अच्छा लगता है, और कहता है कि इसके बदले में किराना का जो भी सामान लेना है ले लो, एक बोरी आलू ले लो, एक बोरी चावल ले लो, 25-50 किलो दाल ले लो, लेकिन ये पत्थर दे दो। बोला कि गुरु जी का आदेश है, बेचना नहीं, कीमत पता कर। वहां से वो निकलता है, अब उसका हौसला और बढ़ता है। वो एक कपड़े की दुकान पर जाता है, और कपड़ा के दुकान पर जब जाता है तो कपड़ा का दुकानदार जब उसे देखता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है कि 2-4 साल का जो है सो कपड़ा ले लो, लेकिन ये पत्थर मुझे दे दो। अब उसे यकीन हो जाता है कि नहीं, पत्थर कीमती है, और अब वो सीधे जाता है सोना चांदी के दुकानदार के पास। और सोना चांदी दुकानदार के पास जब जाता है, तो वो जब उस पत्थर को देखता है तो कहता है इसके बराबर जितना सोना लेना है वो ले लो। वो शिष्य कहता है कि गुरु जी का आदेश है, इसे बेचना नहीं है, कीमत पता करना। और वो उसके बाद जाता है हीरा जवाहर जहाँ बिकता है, हीरे की दुकान में। और जब हीरे की दुकान में जाता है, वहां पर जो जौहरी बैठा रहता है, जैसे ही उस पत्थर को देखता है, उस पत्थर को प्रणाम करता है, सिर झुकाता है, सिर नवाता है, एक साफ लाल नया मलमल के कपड़ा के ऊपर में उसे रखता है, उसका 3 बार परिक्रमा करता है, और कहता है ये पत्थर दे दो, और इस दुकान के अंदर में जितने हीरे जवाहर है वो सारे के सारे तुम ले लो, लेकिन ये पत्थर दे दो। उसने कहा कि गुरु का आदेश है, इसे बेचना नहीं है। उसके बाद वो जाता है उस राजा के पास। राजा के पास जब जाता है, वहां जो जौहरी होता है वो भी उस पत्थर को देखता है, उस पत्थर का परिक्रमा करता है, और राजा को सलाह देता है इसके बदले में सारा राज्य पाट दे दो, सारा राज्य दे दो, लेकिन ये पत्थर मत जाने दो। लेकिन वो शिष्य कहता है कि गुरु का आदेश है, इस पत्थर को बेचना नहीं है। अब जैसे वहां से वो वापस जाता है, गुरु के चरणों में गिर जाता है, और सारी बातें जब बताता है, गुरु ने कहा कि बस यही तुम्हारा जवाब है। ये अनमोल पत्थर के तरह तुम्हारा जीवन है। तुम चाहो तो सब्जी के भाव बिक सकते हो, तुम चाहो तो कपड़िया के यहाँ बिक सकते हो, तुम चाहो तो किराना के बदले आलू प्याज के बदले भाव में तुम अपने बेच सकते हो अपने आप को, और तुम चाहे तो तुम हीरा जवाहर के भाव में बेच सकते हो। हमारा जीवन अनमोल है, तुम जिस भाव से बेचना चाहते हो यही तुम्हारा कीमत होता है।
यही जीवन का मूल। दोस्तों, कहना ये चाहता हूं, ये जीवन हमारा है और इसका कीमत लगाना हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसका कीमत हम क्या लगाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और मैंने 18 वर्ष के दरमियान में मैंने इस बात को अनुभव किया है। जब हम इस बिजनेस में नहीं थे तो हमारा जीवन क्या था, लेकिन आज आज पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर आप इकट्ठे हैं हमारी बातों को सुनने के लिए, जबकि इस बिजनेस से पहले हम अपने आप को नाकामयाब समझते थे और सफल थे, लेकिन आज मुझे लोग सफल समझ रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारे ऊपर में निर्भर करता है हम इस जीवन को कैसे जिए। हम हमारे ऊपर निर्भर करता है। जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि आप लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इससे हमारे जीवन में फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे जीवन में फर्क पड़ता है हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे सोच के ऊपर में यह हमारा जीवन निर्भर करता है। हमारे जीवन का जो भी परिणाम आता है हमारे सोच के कारण से आता है। इस बिजनेस के अंदर में मैंने एक बात अनुभव किया है। इस बिजनेस में सफल होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हों। इस बिजनेस में सफल होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास में सभी साधन संपन्न आदमी हो या आपको इस बिजनेस का पहले से बहुत सारा जानकारी हो। ये मायने नहीं रखता है। इस बिजनेस में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर में कामयाब होने की इच्छा होनी चाहिए, कामयाब होने का ललक होना चाहिए, कामयाब होने का जुनून होना चाहिए। ये इच्छा होना चाहिए, प्रबल इच्छा होना चाहिए। अगर आपको कामयाब होने का प्रबल इच्छा आपके अंदर है तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। हम इस बिजनेस में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन अगर आप इस बिजनेस में जो बदलाव करना होता है, जो काम करना होता है, वो तब करते हैं जब आप का इच्छा होता है कि इस बिजनेस में हम कामयाब बने। इसी तरह कामयाबी का प्रवेश द्वार जो किताब है, उस किताब में एक बहुत अच्छी कहानी बताते हैं कि एक किसान था और किसान का एक बेटा था और बहू था। किसान का बेटा और बहू बहुत ही निकम्मा था, कोई काम नहीं करता था और किसान को हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि मेरे बाद इसका क्या हो। किसान हमेशा इस बात को लेकर के चिंतित रहता था, दुखी रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि किसान बीमार पड़ गया और किसान जैसे बीमार पड़ा तो उसे एहसास हुआ कि अब शायद ये बीमारी छूटने वाली नहीं है, अब ये जान लेकर ही रहेगी। जब किसान का अंतिम समय आया तो किसान अपने बेटा और बहू को बुलाता है और बुला करके उसे कहता है कि घर के पिछवाड़े जो अपना जमीन है, खेत है, उस खेत में हमने 2 फीट नीचे गड्ढा खोद करके कुछ हीरा छुपा रखा है। जैसे हम मर जाएं तो तुम उस हीरा को खोद लेना ताकि तुम्हारा बाकी का जिंदगी जो है वो आराम से कटे। किसान इतना कहा और कुछ घंटों के बाद वो इस दुनिया से चल बसा। जो क्रियाकर्म होता है, क्रियाकर्म किया और उसे अपने पिताजी की बातें याद थी कि पीछे जो जमीन है उस जमीन में 2 फीट नीचे हीरा छुपा रखा है। जैसे वो दोनों पति पत्नी उस खेत पर जाता है तो उसे एक बात याद आता है कि मैंने तो पिताजी से ये नहीं पूछा कि वो हीरा है कब। अब ये किसी से कह भी नहीं सकता है पिताजी है नहीं। हीरा का लालच था, हीरा मिल जाएगा जिंदगी आराम से कटेगी।
जैसे उसके अंदर में एक बात था कि हीरा को तलाश करना है, हीरा का तलाश करना है, ये लालच उसे छूट नहीं रहा था। और उसके दिमाग ने एक आइडिया दिया, एक आइडिया दिया कि एक तरफ से इसको खोदना, 2 फीट मिट्टी को खोदना शुरू करते हैं, जब है तो कहीं ना कहीं खेत में मिलेगा। जिंदगी में कभी काम किया नहीं था, काम पहली बार कर रहा था, काफी तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो हीरा तलाश करने की लालच उसे बैठने नहीं देता था, आगे मेहनत करने के लिए प्रेरित करता था। पूरे खेत के मिट्टी को इधर से उधर कर दिया, लेकिन उसे हीरा कहीं नहीं दिखाई दिया। वो काम कर रहा था, अपने पिता को गाली दे रहा था, कोस रहा था कि नालायक, मुझे बता तो देता कि हीरा है कहाँ। जब उसे हीरा नहीं मिला, अनमने ढंग से पूरे खेत में मिट्टी फिर से बिछा दिया और अनमने ढंग से उसमें कुछ बीज डाल दिया। खेत पूरा मिट्टी हल्का हो गया था। जैसे बीज डाला, बारिश हुई, बीज में अंकुरित हुआ, इतना बढ़िया फसल हुआ। जब हवा चलती थी वो फसल लहराता था, और तब जब जाता था किसान का बेटा उस खेत को देखने के लिए, तब उसे समझ में आया कि हीरा है कहाँ। उन्होंने समझ लिया कि मेहनत करने में जो हीरा है, मैंने जो मेहनत किया उसी से इतना बढ़िया फसल हुआ। और वो बात को समझ गया था और जिंदगी भर मेहनत करता था और अपने जीवन को ऐशो आराम से गुजारता। दोस्तों, कहना ये है कि कठिन से कठिन काम करने के लिए हमारा यदि उद्देश्य क्लियर है तो हम हमेशा प्रेरित होते रहेंगे। हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि जिस काम को हम कर रहे हैं उसमें मेहनत कितना है ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, उसके अंदर में संघर्ष कितना है ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, उसके अंदर में समस्या कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमें ये महत्वपूर्ण है कि हम उस काम को कर क्यों रहे हैं। 2005 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, लेकिन इस बिजनेस को करने का मेरे पास में भी कोई कारण नहीं था। लेकिन 2005 ईस्वी में आदरणीय कमलेश्वर राय जी से जब हमारी मुलाकात हुई, इस बिजनेस को करने का मेरे पास में एक कारण बना और मैंने इस काम को करना स्टार्ट किया। मुझे बताया गया कि अगर आने वाले टाइम में 2020 तक अगर 1 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हैं तो आप सोच लीजिए आपके पास में कौन सा ऐसा काम है जिस काम को करके आप 1 लाख रुपया महीना आने वाले टाइम में कमा सकते हैं। मैंने कहा कि कोई मेरे पास ऐसा काम नहीं है। और तब उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास कोई ऐसा काम नहीं है तो आप आरसीएम बिजनेस कर लीजिए। आरसीएम बिजनेस आने वाले टाइम में 1 लाख रुपया महीना आपको दे सकता है। और जैसा सर ने कहा, मैंने उनकी बातों पर विश्वास किया, भरोसा किया। और भरोसा के साथ मैं जब इस बिजनेस में काम करने लगा तो मैं आज आपके सामने में, आप सभी जानते हैं। अब कुछ बातें आती है कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए ये जो सबसे पहला चीज है कि हमारे पास में एक कारण होना चाहिए, हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद क्लियर होना चाहिए। जब हमारा मकसद क्लियर होता है तो ही हमारी भीतरी शक्ति, इंटरनल पावर हमें काम करता है और वो हमें हमेशा प्रेरित करता है। ये कब होता है? जब हमारा लक्ष्य क्लियर होता है। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, ये बिजनेस इतना सरल है, इतना आसान। मैं आपको 2-3 बातें आपको बताना चाहूंगा। इस बिजनेस में जब हम आए थे तो मुझे कहा गया ये बिजनेस जो है, इस बिजनेस को कहा जाता है लर्न, टीच और डुप्लीकेट। आपने कई बार इसको सुना होगा।
आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा चेक करिए, क्या इस सिद्धांत के ऊपर में आप काम कर रहे हैं। आपको चेक करने की जरूरत है कि क्या इन बातों को के ऊपर में आप काम कर रहे हैं। सिंपल सा चीज है, मैं बहुत कुछ आपको बताने वाला नहीं, मैं आपको कुछ बातें याद दिलाने वाला हूँ। एकदम छोटी सिंपल सी बातें हैं, हम लोग कई बार सुने। इस बिजनेस का नाम है LTD, लर्न टीच डुप्लीकेट। अब लर्न टीच डुप्लीकेट की क्या बात। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम किसी भी व्यक्ति को इस बिजनेस के अंदर में ज्वाइन करवाते हैं, प्लान दिखाते हैं और उसे इस बिजनेस में ज्वाइन कराते हैं। हमें भी किसी ने इस बिजनेस का प्लान दिखाया और प्लान दिखाने के बाद हमें ज्वाइन कराया। जैसे हम ज्वाइन करते हैं तो हम इस बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, या आप इसको कह सकते हैं एसोसिएट बायर बनते हैं। एसोसिएट बायर बनते हैं तो हमारा काम होता है कि हम इस बिजनेस से लगातार खरीदारी करें। हम इस बिजनेस का, इस कंपनी का हमेशा सामान खरीदारी करते रहें। सामान खरीदारी करने से हमें जो छूट मिलता है, MRP के ऊपर में छूट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। और जैसे हम खरीदारी करते हैं तो इस सिस्टम के अंदर पहले दुकानदार जो होते थे उनका टर्नओवर होता था, आज हमारा भी टर्नओवर हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हम यहाँ से नया तरीका से खरीदारी करना शुरू करते हैं, एसोसिएट बायर। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में रॉयल्टी टेक्निकल जाना चाहते हैं तो केवल आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनने या एसोसिएट बायर बनने से आप रॉयल्टी और टेक्निकल पर नहीं जा सकते। आप केवल लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर या एसोसिएट बायर या केवल ज्वाइन कराने से आप उसको रॉयल्टी टेक्निकल पर नहीं ले जा सकते। अगर आप इस बिजनेस में रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर बनना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर से आपको लीडर बनने की जरूरत है। जब तक आप लीडर नहीं बनेंगे तब तक आप इस बिजनेस का रॉयल्टी टेक्निकल नहीं बनेंगे। और लीडर बनने के लिए कुछ ऐसे काम हैं जो आपको वो काम नियमित रूप से करने पड़ेंगे, ये इसका कंडीशन। तो लीडर बनने के लिए कहा जाता है कि ये जो कहा जाता है लर्न टीच डुप्लीकेट, यानी कि हम पहले सीखते हैं फिर हम उसको सिखाते हैं, और तीसरा स्टेप होता है हम अपना डुप्लीकेट तैयार करते हैं। सीखने की यदि हम बात करते हैं तो सीखने के लिए हमारे पास में 2-3 तरीका है जिस तरीका से हम इसको सीखते हैं। अब बहुत सारे लोगों को जब ये कहा जाता है कि आपको सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए आपको किताब पढ़ना पड़ेगा, तो बहुत सारे लोगों के अंदर में ईगो उनका आ जाता है, हमें क्या सीखना, हमें क्या पढ़ना। लेकिन हम एक बात आपसे कह सकते हैं कि अगर कोई भी आदमी इंजीनियरिंग की किताब पढ़ता है, क्या वो कभी डॉक्टरी कर सकता है? अगर कोई व्यक्ति डॉक्टरी का MBBS का डिग्री लिया है तो क्या वो कभी वकालत कर सकता है? अगर कोई लॉ का किताब पढ़ता है तो क्या कभी वो इंजीनियरिंग कर सकता है, अकाउंटेंट का काम कर सकता है? तो आपका जवाब होगा नहीं। इंजीनियरिंग करने के लिए इंजीनियरिंग की किताब पढ़नी पड़ती है, डॉक्टरी करने के लिए डॉक्टरी का किताब पढ़ना पड़ता है, वकालत करने के लिए वो लॉ की किताब पढ़ना पड़ता है। तो आप अच्छे लॉयर हो सकते हैं, तो आप अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, तो आप अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं। उसी तरीका से अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर यहाँ पर आप कामयाब होना चाहते हैं
तो नेटवर्क बिजनेस का जो किताब होता है उस किताब को आपको पढ़ने की जरूरत। बहुत सारे किताब आते हैं जो किताब आपको सिखाएंगे कि इस बिजनेस को, ये बिजनेस क्या है, इस बिजनेस को कैसे किया जा सकता है और इस बिजनेस से क्या मिल सकता है, हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। वो किताब हमें पढ़ने की जरूरत। जब पहली बार जब मैंने इस बात को समझा था तो उस समय में